नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गिरधारी कुमावत बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और अपना आज का सेशन नंबर है 4, यानी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले अपन ने कुल 3 क्लास ली, जिसमें अपन ने बेसिक तथा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का अपना सेशन नंबर 4 है। अगर आपने पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली 3 क्लास देख लेना, उसके बाद में इस क्लास को देखें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। यह जो अपन पढ़ रहे हैं ये अपना सत्र 2024-25 का जो सिलेबस है उसके अनुसार बिल्कुल पढ़ रहे हैं। और अपने ये कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 1 है, वो चल रहा है अभी तक, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के अंदर अपन आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 6, और आगे देखेंगे अगर समय रहा तो अगला क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। सभी तैयार है ना मेरे लाल लालियों? बिल्कुल। तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें, वीडियो की क्वालिटी को 360 कर लें, ताकि आपको यहाँ से कंटेंट वगैरह बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ सके। तो चलिए देखिए आपके सामने आज का अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर देखो अपने को कह रखा है 6 की घात n, मतलब कोई नंबर है 6, इस 6 की घात n है, ये n क्या कभी 0 पर समाप्त होगी, इनकी शून्य पर समाप्त होगी या नहीं, ये अपने को बताना है। तो देखिए अपन यहाँ मान रख देते हैं। जैसे मान लो 6 की घात मैंने 1 रखा, तो आप कहेंगे 6 की घात 1 का मतलब 6 होता है। मैंने यहाँ 6 की घात 2 रखा, तो आप कहेंगे सर जी 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर मैंने कहा यहाँ 6 की घात 3 रख दो, तो आप कहेंगे सर जी 6 का क्यूब 216 होता है। इसी प्रकार आप 6 की घात 4 रखेंगे, 6 की घात 5 रखेंगे, अनंत तक रखते जाएंगे, लेकिन इकाई का अंक 0 कभी भी नहीं आएगा। इकाई का अंक 0 कभी भी नहीं आएगा। तो ये कह रखा है कि ऐसा 6 की घात n है जो इसका अंक 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो देखिए मैं बता देता हूँ। जो भी संख्या होती है, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या के अपन क्या करें, अभाज्य गुणनखंड, संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 होगा तो ही वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ये ध्यान रखना कि किसी भी संख्या के बारे में आ जाए, अगर उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड के अंदर अगर 2 और 5 है तो संख्या 6 से विभाजित होगी, सॉरी 0 पे समाप्त होगी, नहीं तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। जैसे यहाँ बात करते हैं, अपने इस क्वेश्चन का हल करते हैं। तो देखो ये मैंने जो ऊपर समझाया सारी बेसिक बात थी, अब देखो इसका हल करते हैं। तो एक बार मैं इसका क्लियर हल क्या है वो समझा देता हूँ। तो जो लिखा है उसको अपन एक बार थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू हल के रूप में लिखते हैं। तो आपको कुल मिला के बात समझ में आ गई कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि संख्या 6 इसकी घात n है और n का मान आप कुछ भी रखो, क्या ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं होगा? होगा तो क्यों, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसका देखिए हल लिखते हैं अपन। हल में लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 के अभाज्य गुणनखंड करने पर, जैसे अपने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो अपने पास में आ गया 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 6 में 2 का भाग 3, 3 में 3 का भाग 1। यहाँ पर देखिए 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो आ गया, तो क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 2 और 3 आए, 2 और 3 आए। तो यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड में, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो उपस्थित है, लेकिन
5 उपस्थित नहीं है, 5 उपस्थित नहीं है, अतः यह संख्या 6 की घात n, यह संख्या कौन सी, 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 होगा, वह संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है। यहाँ नहीं है तो यहाँ पर 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये इसका बेसिक है। अब देखिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए हम यहाँ बात करते हैं साथियों, तो भाज्य संख्या की बात होती है तो यहाँ ध्यान रखना कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो जिसे दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिखा जा सके, जिसे दो या दो से अधिक संख्या के गुणा के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ देखो अपने पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसका पहले में दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो इस दोनों में से यहाँ 13 है, यहाँ पर भी 13 है, तो इन दोनों में से अगर मैं 13 कॉमन ले लेता हूँ, 13 को मैं उभयनिष्ठ निकाल लेता हूँ, तो 13 आ गए कॉमन, तो यहाँ बच गए, यहाँ क्या बच गए अपने पास, तो यहाँ बच गए 7 गुणा 11 प्लस 1 क्या बन गया, तो आप कहेंगे यहाँ बन गया 13 और 7 गुणा 11 होते हैं 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 13 गुणा 78, यही होगा। अब देखो ये दो संख्याओं का गुणे का रूप हुआ कि नहीं हुआ, तो आप कहेंगे बिल्कुल ये दो संख्याओं के गुणे का रूप हुआ। तो आप क्या लिखेंगे कि जिस संख्या को हम दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ आप लाइन लिखेंगे, मैंने ऊपर लिखी है ना वही, कि दी गई संख्या को हम दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार देखो अपने पास यहाँ लिखा गया है, अपने पास में लिखा है सेकंड क्वेश्चन इसका, जिसमें लिखा है 7, एक मिनट, सेकंड क्वेश्चन लिखा है अपने पास, इस सेकंड के अंदर लिखा है देखो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो इनमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ से 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन आ गए, तो बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 और 6 का गुणा क्या है 42, 42 को 4 से गुणा करेंगे तो 42 गुणा 4 करेंगे तो आएगा आपके पास में 168, 168 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24 हासिल 2, 6 3 18 2 20 हासिल 2, 3 और 2 5, 504, 504 को 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास में इसका आ जाएगा आंसर, वो आएगा कितना 1008, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009। तो यहाँ हो गया 5 गुणा 1008 प्लस 1 और इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 गुणा 1009। यहाँ भी देखो इन दोनों संख्याओं को हम अलग अलग संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिसे दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ एक संख्या है 5 और एक संख्या 1009, इन दोनों का गुणा करने पर यह संख्या बनती है।
तो ऐसी संख्या जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणे के रूप में लिखते हैं, वो एक भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या नहीं होती। ये भी भाज्य संख्या है। तो अपने को कुल मिलाकर के यहाँ यही पूछा था कि ये भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसका कारण क्या हो गया कि हम इन संख्याओं को दो संख्याओं के गुणे के रूप में लिख सकते हैं, और जिन संख्याओं को गुणे के रूप में लिखा जाता है वो भाज्य संख्या होती है। इसका कारण ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कारण यहाँ पर भी। अगला देखिए, नेक्स्ट है इसके बाद में अपने पास में अगला है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर अपना है 7 क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना, 7वां क्वेश्चन है। देखिए मैं बात करता हूँ 7वें क्वेश्चन की, तो यहाँ शायद 7वां क्वेश्चन प्रिंटेड नहीं है। मैं 7वां क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, मेरे पास बुक है, बुक से पढ़ करके। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि प्रश्न संख्या 7, 7वां लिखा है कि किसी खेल के मैदान किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया 18 मिनट लेती है, तथा रवि है जो इसी मैदान के चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। मैं थोड़ा प्रश्न शॉर्ट कर रहा हूँ, आपकी किताब में लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। रवि 12 मिनट लेता है। अब प्रश्न ये कह रखा है कि दोनों एक ही समय एक ही स्थान तथा एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताओ कि ये कितने समय बाद वापस मिलेंगे उसी स्थान पर। और कहाँ पर? उसी स्थान पर जहाँ से चलना प्रारंभ किया था, उसी स्थान पर वापस मिलेंगे, ये बताना है। ये है अपना क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए वर्ताकार पथ है, मान लीजिए एक वर्ताकार पथ है ये। इस वर्ताकार पथ पर यहीं पर रवि खड़ा है और यहीं पर सोनिया खड़ी है, और ये एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। सोनिया लेती है 12 मिनट और रवि लेता है 18 मिनट और रवि लेता है 12 मिनट। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इन दोनों को कितने समय बाद में ये वापस उसी स्थान पर मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, सोनिया 18 मिनट लेती है, मतलब सोनिया धीरे चल रही है, रवि 12 मिनट लेता है, मतलब रवि तेज चल रहा है। तो अपन यहाँ लिखेंगे, माना सोनिया ने x चक्र लगाए, उसके बाद मिली, और रवि ने, माना सोनिया ने x चक्र लगाए और रवि ने चक्र लगाए y। रवि ने y चक्र लगाए और फिर वो x चक्र और y चक्र लेकर लगाते दौड़ते गए तो x चक्र इसके और y चक्र इसके आए तो आपस में मिल गए। तो इन दोनों का देखो x चक्र और y चक्र लगाए, तो यहाँ चक्र लगाएगा तो समय भी साथ में नोट होगा। अलग अलग समय बनेगा कि नहीं बनेगा दोनों का? तो आप कहेंगे कि सोनिया का समय कितना बना, तो आप कहेंगे यहाँ पर सोनिया का समय बन गया, वो बन गया x गुणा 18, कि एक चक्कर का 18 मिनट लगता है, तो x चक्र में कितना लगेगा, तो x गुणा 18 मिनट। इसी प्रकार मैंने कहा रवि का कितना बनेगा, तो आप रवि का कहेंगे y गुणा 12। अब देखो
आप कहेंगे दोनों का ये जो चक्र है आपस में वापस मिल जाते हैं, तो दोनों का टाइम टाइम तो बराबर ही लगा। अब चक्र अलग 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 होंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे 18x बराबर है 12y के। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 18x और 12y के बराबर आ जाए, यानी कि 18 का गुणज और 12 का गुणज। तो आप यहाँ 18 और 12 का गुणज देखते हैं, तो आप ऐसा भी एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं। और एक तरीका बता देता हूँ, 18 18 दूना 36, 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो देखो दोनों पहाड़े में ऐसी कौन संख्या आई जो दोनों पहाड़े में आई, तो 36 में 18 का भाग भी जाता है, 36 में 12 का भाग भी जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों का संख्या आ गई, वो कितने आ गई, तो इसका मान आ गया 18 36। मतलब दोनों का क्या मान आ गया, 36 मिनट। दोनों का आंसर क्या आ गया, 36 मिनट, क्योंकि दोनों बराबर तब भी होंगे। एक्स का मान या 2 रखोगे तो 36 हो जाएगा, वाई का मान 3 रखोगे तो 36 हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो अपने को यहाँ पर क्या ज्ञात किया अपन ने, तो अपने यहाँ ज्ञात किया 12 और 18 का एलसीएम। 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात किया, तो एलसीएम भी कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ लिखेंगे कि अतः रवि तथा सोनिया 36 मिनट बाद में उसी स्थान पर उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ से दौड़ना शुरू किया था। तो ये थी आज की क्लास जिसमें अपन ने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब देखिए मैं आपके सामने साथियों कुछ और बातें बता देता हूँ कि अपन ने पहले प्रश्नावली के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए। इनकी प्रश्नावली 1.1 अपना जो सिलेबस की है वो अपने पूरी कर ली। प्रश्नावली 1.1 आज अपनी कंप्लीट हो गई। अगली सीरीज अपन लेंगे जिसमें प्रश्नावली 1.2 से संबंधित क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ये सिलेबस 2024-25 का मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई विद्यार्थी कह रहा है सर जी आपने यूक्लिड पर में नहीं पढ़ाया, तो यूक्लिड पर में सिलेबस में नहीं है, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान रखना। पहला प्रमेय था अपना, वो था आधारभूत अंक गणित प्रमेय, इसके अनुसार में पढ़ लिया। अब अपने पढ़ेंगे प्रमेय संख्याओं का पुनः भरण, और वो पुनः भरण कैसे होता है, शांत अशांत दशमलव क्या होते हैं, वो अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। तो आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, पिछली क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए और नोट्स बना लिए होंगे। पहली प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। अब अपन शुरू करेंगे दूसरी प्रश्नावली 1.2। और भी अध्याय 1 पूरा होगा तब अपन लेंगे इसका एक ऑनलाइन टेस्ट और फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अभी अपन क्लास को देते हैं विराम। जय हिंद, जय